गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। और आज हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। आप लोगों का CUET के पेपर्स होने हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये चैप्टर की फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखना, और जहाँ पर आपको नोट्स बनाने होंगे वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। सबसे पहले देखिए सॉलिड स्टेट होता क्या है, क्या होता है सॉलिड स्टेट। तो कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होते हैं सॉलिड स्टेट के, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट जो भी होगा उसका डेफिनेट शेप होगा, मतलब फिक्स्ड शेप होंगे, साइज उसकी फिक्स होगी और वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होंगे वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा, ये भी बात आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, हार्ड होगा और डेंस होगा, बहुत ही हार्ड होता है सॉलिड और डेंस होता है, ये तो आपको पता ही है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड है तो श्योर है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, तभी तो एक दूसरे से पार्टिकल वेरी क्लोज्ड होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जो पार्टिकल्स हैं कैन वाइब्रेट अलोंग देयर मेन पोजिशन, सिर्फ इधर उधर वाइब्रेट करते रहता है अपने पोजिशन से, बस, ठीक है। दीज आर द सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट कवर कर रहे थे, राइट। समझ में आ गया सॉलिड स्टेट क्या होता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने वाला आपसे नहीं है, ध्यान से सुनना। जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पॉइंट को मैं आपको नोट डाउन करवाता जाऊँगा। अगर आपको नोट्स बनाने तो यहाँ से आप नोट्स बनाते चले जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, कितने तरह के सॉलिड होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, तो इसके बेसिस पर हमने कर दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। अब आपको पता है कोई भी सॉलिड होगा, मान लीजिए ये एक सॉलिड है ना, पत्थर है, तो इसके बीच में पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसकी अरेंजमेंट कैसी है, इसके बेसिस पे हमने, राइट, तो इसके बेसिस पर हमने कवर करें। तो अब ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, एक यूनिफॉर्म है, प्रॉपर ऑर्डर में है, ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द बल्क, और पूरे सॉलिड में क्या है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, उसकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, सब डिस्कस करेंगे, पहले आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस स्मूथ और क्लीन क्लीवेज ऑन कटिंग। जब इसको आप कट करेंगे, जिस इसको आप कट करेंगे तो ये एक तरह से अच्छे से कट होगा, आपको वहाँ पर बहुत ही शार्प अच्छे से कट दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्मूथ और क्लीन कटिंग आपको देखने को मिलता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, फिक्स होता है। मान लीजिए अगर NaCl की बात, जैसे आयरन की बात करते हैं, आयरन एक सॉलिड है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लेते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 3000 पे ही मेल्ट करेगा। आप 200 या 2000 देंगे तो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। 5000 देंगे तो मेल्ट नहीं करेगा, सीधा वेपराइज हो जाएगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर ही चाहिए जिस पे वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो उसी को बोलते हैं शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, किसकी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की। उसके बाद इसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और ये लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर फॉलो करता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और भी बहुत सारा जितने भी मेटल्स हैं वो सब इसी में आता है, ठीक है। उसी तरह से आइए हम लोग कवर करते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस क्या होता है, इरेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, बहुत बढ़िया, थ्रू आउट द बल्क। उसके बाद ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो एनआइसोट्रॉपिक, तो ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद जब आप इसको कट करेंगे तो ये रफ बनेगा, जैसे एक प्लास्टिक है,
प्लास्टिक को कट करेंगे तो देखना जहाँ पे कट होगा वहाँ पर उबड़ खाबड़ हो जाएगा, प्रॉपरली कट नहीं होगा, एक अच्छे तरीके से वो इस पैटर्न में कट नहीं होगा, ऐसे कट नहीं होगा, वो जहाँ पे कट करोगे उबड़ खाबड़ कट हो जाएगा, तो उसको इरेगुलर कट बोलते हैं या रफ कट बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर मेल्ट्स ओवर अ रेंज, जैसे आप प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा कितने पे, जैसे हमने 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट करता है, तो इतने रेंज के बीच में आप कहोगे 200 पे मेल्ट हो जाएगा, नहीं, 200 आएगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और 220 हो गया फिर मेल्ट करेगा, 250 हो गया फिर भी मेल्ट करता रहेगा, 280 हो गया फिर भी मेल्ट करता रहेगा, 300 तक मेल्ट कर, मतलब एक रेंज ऑक्यूपाई कर लेता है, मेल्ट्स ओवर अ रेंज, ठीक है। इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करता है, लॉन्ग रेंज तक नहीं होगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, तो ग्लास, प्लास्टिक, कोल तार, वो जो ब्लैक वाला होता है जिससे हम लोग सड़क बनाते हैं, देखा होगा ब्लैक, उसको कोल तार बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके डायग्राम है, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है, इसके अरेंजमेंट एक प्रॉपर ऑर्डर में चल रहा है, एकदम प्रॉपर ऑर्डर में चलता रहेगा, एकदम प्रॉपर ऑर्डर में चलता रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर देखिए कुछ देर तो चला, उसके बाद जिगजैग हो गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर आ रहा है, कुछ तो ऑर्डर चला और उसके बाद क्या आ गया, जिगजैग हो गया, और यहाँ पर जिगजैग 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 जिगजैग, ये पूरा जिगजैग पोजीशन को शो कर रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखिए ये जिगजैग पोजीशन आ गया है ना, रैंडम ऑर्डर में आ गया, जबकि यहाँ पर देखिए हमेशा एक फिक्स ऑर्डर है ना, यहाँ पर देखिए हमेशा एक फिक्स ऑर्डर दिखेगा, यहाँ पर एक फिक्स ऑर्डर दिखेगा, यहाँ पर एक फिक्स ऑर्डर दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ये पार्टिकल है, ये जो सर्कल सर्कल है क्या है, ये सब पार्टिकल है, ये जो सर्कल सर्कल हमने ड्रॉ किया है ये सब क्या है, इसके पार्टिकल्स। तो पार्टिकल एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर अरेंज नहीं है, समझ में आ गया। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, समझिए। यहाँ पर हम डिस्कस करें आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। अब याद एक बात आपको याद रखना, ज़्यादा डिटेल मत करना क्योंकि आपकी बोर्ड तो है नहीं, सीयूटी में सीधा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप के। तो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस, जिसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर all the physical properties which have the same magnitude in all the possible directions। मतलब मान लो एक सॉलिड है हमारे पास, क्या कहने का मतलब हुआ कि ये एक सॉलिड है, ठीक है। तुम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हो यही प्रॉपर्टी मिलेगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हो वही प्रॉपर्टी मिलेगा। मतलब सॉलिड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तुम्हें सेम प्रॉपर्टी नज़र आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि अगर आप इधर जाओगे तो एक अलग प्रॉपर्टी दिखेगा सॉलिड के अंदर, इधर जाओगे तो एक अलग प्रॉपर्टी दिखेगा, इधर जाओगे तो एक अलग प्रॉपर्टी दिखेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें किसमें होता है ये एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। पूरा डिटेल कभी मौका मिलेगा तो कवर करेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू, बट अभी समझ लो। सोन बाय अमोर्फस सॉलिड और सोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। उसके बाद चलो ये सब क्वेश्चन होता है कि वाई डज ग्लास नन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को, जो ग्लास खिड़की में जो ग्लास लगाते हैं हम लोग उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं या स्यूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सिंस ग्लास डज नॉट मेल्ट शार्पली एंड इज ग्रेजुअली सॉफ्टेंड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर आएगा वो मेल्ट करता रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन है, आप देख लेना यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड, और ये हमने करे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बेसिस पर हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किए। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद रखना, दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड,
तीसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड, चौथा होता है आयोनिक सॉलिड। राइट, समझ में आ गया। अब चलिए, ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा मॉलिकुलर सॉलिड होता है, मॉलिकुलर सॉलिड को फर्दर हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है पोलर सॉलिड, दूसरा होता है नॉन पोलर सॉलिड, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। समझ में आ गया। मॉलिकुलर सॉलिड के फर्दर 3 टाइप्स बन गए, जबकि मेटालिक, कोवैलेंट और आयोनिक के कोई भी टाइप्स नहीं है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलें आगे चलते हैं, ये 4 टाइप्स आप याद रखना। देखो, सबसे पहले मेटालिक सॉलिड क्या होता है। मेटालिक सॉलिड नोट्स बना लेना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। पोलर सॉलिड, अब ये मेटालिक सॉलिड, मेटालिक बोल रहे हैं, मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड समझ में आ गया क्या होता है। मॉलिकुलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके टाइप्स है, ये पहला टाइप्स है पोलर सॉलिड, दूसरा टाइप्स नॉन पोलर सॉलिड। देखो पोलर सॉलिड क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल तो होंगे क्योंकि उसी का टाइप्स है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, आयन साइंस के बीच में फोर्स। जो स्टेट होगा इसका वो क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, वो हार्ड नहीं होगा, छूने में आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा। लो डेंसिटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे HCl। अब देखिए ये एक HCl है, एक HCl का सॉलिड है, ये भी एक HCl का सॉलिड है, और ये भी एक HCl का सॉलिड है। राइट, अब HCl में आपको पता है, क्या पता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये जो है आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। क्लियर हो गया। और इसको बोलते हैं पोलर, क्योंकि ये पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक पे पॉजिटिव पोल, एक पे निगेटिव पोल। तो HCl एक सॉलिड है, देखो HCl सॉलिड, और उसके बीच में HCl ऐसे मॉलिक्यूल 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 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सॉलिड बोलते हैं। तो HCl, SO2 सॉलिड, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉन पोलर सॉलिड। क्या आ जाता है, नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही रहेगा, क्योंकि उसी का टाइप्स है। यहाँ पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, या उसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। स्टेट क्या होगा, सॉफ्ट, लो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। यहाँ पर I2 सॉलिड, जैसे I हो गया और ये I हो गया। ठीक है, ये I। अब दोनों तो सेम ही है, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, दोनों तो I है, इस पर कोई चार्ज थोड़ी आएगा, सेम एटम। फिर से I और I, ये एक I2 हो गया, ये एक I2 हो गया, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको लंदन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे या लंदन फोर्स बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही रहेगा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, बैड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और एग्जाम्पल क्या होगा, आइस। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है हमारे पास, मेटालिक सॉलिड होता है। मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसी से मिलके बनता है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इंट्रैक्शन जो होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। मेटल के बीच में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। और मेटल क्या होते हैं, हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट मेटल है तो बहुत ही हाई होगा, हाई डेंसिटी भी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो पता ही है आपको। जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एट्सेट्रा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क लाइक सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क लाइक सॉलिड भी बोलते हैं। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। इंट्रैक्शन जो होगा कोवैलेंट सॉलिड है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दो इसके एग्जाम्पल है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए डायमंड टाइप के और ग्रेफाइट टाइप के। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है डायमंड में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है डायमंड की। एग्जाम्पल क्या होगा डायमंड टाइप्स में, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, और SiC इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड ही शायद बोलते हैं, और ये कार्बन जो कि डायमंड में होता है। ठीक है, और डायमंड ग्रेफाइट टाइप का जो कंपाउंड होगा वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर। कार्बन भी यहाँ पर sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज होता है।
ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, और ग्रेफाइट में सिर्फ ग्रेफाइट ही आता है, ठीक है। इन सिलिका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल। सिलिका जो सैंड होता है, बालू जिसको बोलते हैं सैंड, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, तो वो Si2 होता है वहाँ पर। इन डायमंड और ग्रेफाइट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कार्बन। तो कभी ये मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, और ये कार्बन एटम हो गया जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? आयन होंगे। इंटरेक्शन जो होगा, मतलब इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आयोनिक बॉन्ड होगा यहाँ पर। हार्ड होता है बट ब्रिटल भी होते हैं ये। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। अब आयोनिक सॉलिड जैसे NaCl है, ये बहुत ही, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। हाई डेंसिटी होता है, गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे NaCl MgCl2 जितना भी आयोनिक सॉलिड होता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाता है इसके बाद हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द बेसिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब समझिए हमारे पास एमोर्फस सॉलिड पढ़ने के लिए नहीं है, हमारे सिलेबस में एमोर्फस सॉलिड नहीं, क्योंकि वो फॉल्स सॉलिड है, उससे पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, सूडो सॉलिड है वो। तो हमें क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे मिलकर बनता है? यूनिट सेल से मिलकर बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पूरे बॉडी का बायो पढ़ते होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल होता है, होता है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल। उसी तरह से किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। यूनिट सेल समझ में आ गया। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टलाइन लैटिस या इसको सिंपली लैटिस भी बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में अरेंज कर दिया, अब जैसे सेल को 3 डायमेंशनल में अरेंज करोगे, यहाँ पर यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में अरेंज किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है? क्रिस्टलाइन लैटिस बन रहा है या लैटिस बन रहा है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए ध्यान से। व्हेन यूनिट सेल इज रिपीटेड इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जब यूनिट सेल को अगेन एक, जैसे ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट हम रख रहे हैं तो एक घर बन जाता है, उस तरह से अगर यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया जाए 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो होल लैटिस का क्रिएशन होता है। जैसे यहाँ पर दिस इज यूनिट सेल, दिस इज यूनिट। जैसे हमने ईंट ले लिया, ब्रिक्स हमारा एक ईंट है, और ये क्या है? यूनिट सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ईंट को बार बार रख रहे हैं, ये पहला ईंट हो गया है ना, ये दूसरा ईंट हो गया, दिख रहा होगा आपको। तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, क्या बन गया? लैटिस बन गया। और इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग बन जाता है। ईंट के ऊपर ईंट रखने से क्या बन जाता है? बिल्डिंग बन जाता है। तो अब समझिए ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट बोलते हैं। कॉर्नर वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट पे कौन कौन हो सकता है? सर उस कॉर्नर पे कौन हो सकता है? उस कॉर्नर पे मे बी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। इस कॉर्नर पे कौन हो सकता है बच्चा? इस कॉर्नर पे कौन हो सकता है? या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयंस। और इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इस कॉर्नर वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस किसको बोला? जब यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में बार बार अरेंज किया गया। समझ में नहीं आई? तो जैसे ईंट को बार बार एक के ऊपर रखते जाते हैं, तो ईंट क्या हो गया? ईंट एक एग्जाम्पल है यूनिट सेल का। समझ में आ गया? और ईंट को बार बार रख रहे हैं एक के ऊपर एक, तो बिल्डिंग बन जाएगा। समझ में आ गया बात इस तरह से, ठीक है। अच्छे समझना, नोट्स बना लेना इसका। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रेवियाज लैटिस। ब्रेवियाज लैटिस क्या होता है? देयर आर 14 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा जाए, तो इस तरह से 14 तरीके से हम यूनिट सेल को अरेंज कर सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर। 14 तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और उस तरह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे उसको हम बोलते हैं ब्रेवियाज लैटिस। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेवियाज लैटिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखिए पैरामीटर्स विच डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के भी यहाँ पर हम टाइप्स देखने जा रहे हैं। तो एक होता है यहाँ पर सबसे क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स है यूनिट सेल को? तो पहला होता है लैटिस पॉइंट, एज लेंथ, एंगल बिटवीन 2 फेसेस, ठीक है। लैटिस पॉइंट तो समझ में आ गया था, सारे कॉर्नर्स। एज लेंथ को हम ABC से नोट करते हैं, और एंगल बिटवीन 2 फेसेस अल्फा बीटा गामा से अरेंज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये आपका कलर चेंज कर दूँ, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। क्लियर हो गया? अब समझिए
ये यहाँ पर क्या है B, ये ऊपर वाले को B, यहाँ पर A और यहाँ पर C। तो C के जो उल्टा साइड होगा उसको हम बोलते हैं गामा, A के जो अपोजिट साइड होगा उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। समझ में आ रहा है जी। और उसके बाद C के जो उल्टा साइड में अपोजिट साइड में उसको बोलते हैं गामा। अच्छा, और जो B के अपोजिट साइड होगा, जो B के अपोजिट साइड होगा उसको क्या बोला जाएगा, बीटा बोला जाएगा, उसको बीटा। B के अपोजिट साइड को क्या बोला जाएगा, बीटा बोला जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से ये आपका B है, B के उल्टा साइड में क्या आ गया, बीटा, ठीक है। A के उल्टा साइड में क्या आ गया, अल्फ़ा, C के उल्टा साइड में क्या आ गया, गामा। इस तरह से ये दोनों फेस है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप याद कर लेना। ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ये सभी एक्सिस है, ठीक है। ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के क्यूबिक टाइप होते हैं। हम लोग को जनरली क्या पढ़ना है, क्यूबिक टाइप्स पढ़ना है। तो पहला होता है हमारे पास प्रिमिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारे पास सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। अब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है BCC, FCC, ECC। ECC भी नहीं पढ़ने आता है, जनरली आपको BCC और FCC पढ़ते हैं। तो समझिए क्या हो गया, एक हो गया SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक हो गया BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा हो गया FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और नेक्स्ट हो गया ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 4 तरह के क्यूबिक सेल हम लोग पढ़ते हैं। 4 तरह का यूनिट सेल पढ़ना है, और उसमें भी क्या पढ़ना है, क्यूबिक मतलब क्यूब। क्यूब समझ रहे हो, इस तरह से ये बना लिया और एक इस तरह से ये बना लिया, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब। पता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है। और कितने तरह के ये क्यूब होंगे, कितने तरह, इस तरह से। ये पहला यूनिट सेल है। यूनिट सेल रेक्टेंगल नहीं लेंगे, स्क्वायर से बनाएंगे, रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, पेंटागन, हेक्सागन नहीं बनाएंगे। तो ये बन गया, ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट सेल। अब यूनिट सेल इस तरह से कितने तरह के होंगे हमारे पास, 4 तरह। एक होगा SCC, BCC, FCC, ECC, ठीक हो गया। याद करना इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ से भी ये वाला एक बार CUET में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम वो क्या होगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे, चलो इसको याद करने का टेक्निक हम बताएंगे। क्या हो गया हमारे पास, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा है पॉसिबल वेरिएशंस, ठीक है। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में क्या क्या पॉसिबल है, अभी तो बताया था मैंने आपको, SCC, BCC, FCC, दिख गया। यही हमें पढ़ना भी है, यही हमको पढ़ना भी है नॉर्मली। ये सब आ गया, ये सब आया हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। ये CUT में पूछ देता है, नीट JEE में पूछ देता है, बोर्ड में नहीं पूछता है। तो आप समझिए क्यूबिक में क्या हो गया, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC एंड FCC, 3 हो गए। उसी तरह से टेट्रागोनल में क्या आएगा, 2 आते हैं, SCC एंड BCC। ऑर्थोरोम्बिक में क्या आएंगे, 4 आएंगे, समझ में आ गया। रोम्बोहेड्रल में कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। हेक्सागोनल में भी 1 ही आएगा। मोनोक्लिनिक में 2 आएंगे और ट्राइक्लिनिक में 1 ही आएगा। इस सब को यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस सब को जब जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 14, और इसी को बोलते हैं हम ब्रेवियास लैटिस। और ये 7 देख रहे होगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7, ये 7 आ गए। तो ये होते 7 लैटिस और 14 ब्रेवियास लैटिस हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। ये 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम आ गए और ये ब्रेवियास लैटिस। ब्रेवियास लैटिस मतलब यूनिट सेल को 14 तरह से अरेंज कर सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। एक कभी कभी ऐसा भी पूछा गया था, देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ कि अगर क्यूबिक है तो वहाँ पर क्यूबिक में एज लेंथ क्या होगा,
एज लेंथ, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब सभी के एज की लेंथ बराबर होगी। अभी तो बताया था मैंने आपको, याद है। यहाँ पर जैसे मान लो ये हो गया ए, मतलब ये लेंथ हो गया, ये हो गया बी, ये उसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट मान लो सी। तो ए बी सी तीनों क्या होगा, बराबर, तभी तो क्यूब बोलते हैं इसको। तो क्यूबिक में ए बी सी क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल कितना होगा 90। क्या कहने का मतलब हुआ, देखो यहाँ पर ये जो एंगल होंगे ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90 होंगे। सारे एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा 90 होगा। सब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है 90 होता है, सब एक दूसरे के ऊपर 90 होता है। क्लियर हो गया ना। तो ये बात याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, NaCl ZnS। ठीक है। उसी तरह से टेट्रागोनल की बात करें तो SCC BCC, यहाँ पर A बराबर B तो होगा लेकिन बराबर C नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा ये तीनों बराबर होगा, यहाँ पर भी ये तीनों बराबर होगा, मतलब ये तीनों सब में बराबर होगा। याद कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे देता हूँ। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर A बराबर B बराबर C, यहाँ पर A बराबर B बट नोट बराबर C। यहाँ पर तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर कोई बराबर नहीं, यहाँ पर एक बराबर नहीं है, यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है। फिर से रिपीट कर दो, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर नोट C, A बराबर B बराबर नोट C। ये भी याद हो जाएगा, दोनों बार बार रिपीट हो रहा है। नहीं समझे, ये 3 और ये 3 देखो एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। कैसे, ये इसके रिपीट कर रहे हैं, सॉरी ये इसके रिपीट कर रहे हैं, ये इसके रिपीट कर रहे हैं, और ये इसके रिपीट कर रहे हैं। देख सकते हो तुम आराम से देख सकते हो, ये इसके रिपीट कर रहे हैं, कर रहे ना, ये दोनों मैच इस तरह से याद कर लेना। और ये फिर से आप लास्ट वाले को क्या कर देना, इसको रिपीट कर देना, A बराबर नोट बराबर B नोट बराबर C। ठीक है, समझ में आ गया। इसको भी यहाँ पर ये तीनों केस बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इज 90, अल्फा बीटा गामा इज 90। यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर 90 नहीं होगा। ये सब याद है ना, कभी पूछ लेगा तुमसे। यहाँ पर अल्फा बीटा तो 90 होगा और गामा 120 होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा तो 90 होगा लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के 90 के बराबर नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। तो ये सब आपको याद रखना है, नोट्स बनाना एक बार और समझना। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल तो नहीं पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है वो क्यूबिक वाला याद रखना बस। ठीक है, NaCl और Z, ये हमको पढ़ना भी है सिलेबस में। चलें आगे चलें, ये याद है ना, CUT में आया हुआ क्वेश्चन है, हम डिस्कस भी करेंगे। तो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियाज लैटिस, समझ में आ गया, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम पहला SCC की। SCC क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो लगता है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। SCC के केस में जो आपको याद करना है वो याद करना है, A इक्वल टू 2R होता है। A क्या है, एज लेंथ, R क्या है, रेडियस। A क्या है, जैसे ये एक यूनिट सेल है, कैसे देखो मैं थोड़ा सा बना दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है ना, और ये भी एक यूनिट ये मॉलिक्यूल है यूनिट सेल के अंदर। तो इसके बीच में जो ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या मानेंगे हम, A मान लेंगे, ये A हो गया। और इसको क्या मानेंगे हम, ये हो गया R, ये हो गया R, और ये भी क्या हो गया R। तो A इक्वल टू 2R होगा ना, ये A है पूरा का पूरा, तो A इक्वल टू 2R हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर Z होता है टोटल इफेक्टिव नंबर। टोटल इफेक्टिव नंबर को क्या बोलते हैं, Z क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, हमेशा 1/8 होता है। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो एक कॉर्नर पर 1/8, टोटल 8 कॉर्नर, तो कितना हो जाएगा Z, मतलब टोटल इफेक्टिव नंबर कितना हो जाएगा 1/8 × 8, मतलब 1 एटम। तो Z की वैल्यू कितनी होगी 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, एक एटम को कितना एटम टच कर रहा है। ये कॉर्नर पर एक एटम है, इसको ये भी एटम टच कर रहा होगा। बोलोगे सर आप दूर दूर दिखा रहे हो, दूर दूर नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से नज़दीक है। तो एक एटम दूसरे एटम को टच कर रहा है, यहाँ भी एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इस तरह से तो जितना एटम टच करता है, एक पर्टिकुलर एटम को जितना एटम टच करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको कितना एटम टच कर रहा है, समझ में तो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आ रहा है समझ में। तो देखिए एक इधर एक इधर एक, 3 तो इधर, एक ऊपर भी होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। तो आपको याद रखना है SCC के केस में Z की वैल्यू कितनी होती है 1, ये बात याद रखना। उसके बाद A इक्वल टू क्या होता है 2R, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6, ये सब आपको याद रखना है।
एससीसी के केस में, याद कर लेना। उसके बाद आता है बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है ये सारी कहानी आप पढ़ लेना। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ए इक्वल टू होता है 4r/√3, याद रखना आपको, ए इक्वल टू 4r/√3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, ये आपको याद रखना है। अब और यहाँ पर जेड की वैल्यू, टोटल इफेक्टिव नंबर जेड इक्वल टू कितना होता है 2, ये भी याद रखना है। ये बीसीसी के केस में। एफसीसी के केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। यहाँ पर ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू होता है 4r/√2, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ दो, इस यहाँ पर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितना होता है, ए इंटू √2/2 होता है। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, कवर भी करे हुए हैं यहाँ पर। इफेक्टिव नंबर जेड इक्वल टू कितना होगा 4, देखो जेड इक्वल टू कितना होगा 4, ठीक है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12, मतलब अगर मैं एफसीसी की बात करूं, एफसीसी तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी 4। उसके बाद ए इक्वल टू क्या होगा, देखो 4√r/2, ठीक है, ये हो गया ए और आर के बीच में रिलेशन। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12, ये हो गया। ये एकदम ये सब बातें हमेशा याद रखना है, ये सब हमेशा याद रखना, एकदम ओरली याद कर जाना। और अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लेना यहाँ से, ठीक है। और बीसीसी के केस में बता दिया मैंने आपको, बीसीसी नहीं बताया क्या, बीसीसी के केस में जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, ए इक्वल टू क्या होगा 4√r/3। यहाँ पर देखो याद रखना 4√r दोनों में कॉमन आता है, यहाँ √3 आता है, तो बीसीसी, बी मतलब इस तरह से √3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एफसीसी में, और यहाँ पर जो क्या बच गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, याद कर लेना, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितना होगा 2, किसका, ईसीसी के केस में। तो ईसीसी बहुत कम पूछा जाएगा। उसके बाद आता है पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, ये सब पढ़ लेना कैसे निकालते हैं, सब डेरिवेशन क्या हुआ है, आप डेरिवेशन याद कर लेना। डेरिवेशन लिखना तो लिख लेना, नहीं तो बोर्ड में तो आता नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब समझिए पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससीसी, ये होता है 52%, याद कर लेना 52% होता है, सीयूटी में आया हुआ है। पैकिंग इफिशियंसी फॉर एससीसी कितना होता है 52%, ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाया मैंने आपको। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी किसका निकालना हमें, फॉर बीसीसी, यहाँ पर कितना होता है 68% होता है, 68% होता है। और एक और बच गया हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी फॉर एफसीसी, ये कितना होता है 78% होता है। ये मैंने डेरिवेशन करे हैं, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, इसको निकालना। अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन भी चाहिए तो हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे आपको डेरिवेशन कैसे होगा, बट ये हमारे नोट्स बना हुआ, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ये जरूर, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है तो वो आ जाएगा 74। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, याद रखिए, पैकिंग फ्रैक्शन होगा 0.74, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। और पैकिंग इफिशियंसी पीई, पैकिंग इफिशियंसी परसेंट लगा दे, इफिशियंसी वर्ड आएगा तो परसेंट लगा देना, तो 70 पॉइंट को हटा के 74 कर देना। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे देखो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते तो कितना आएगा 0.68, है ना। और इफिशियंसी की बात करते तो परसेंट लगा देना, पॉइंट हटा के, समझ में आया ना, तो 68%। तो इस तरह से ये याद रखना। आज हमने इतना तक डिस्कस करें, इसके बाद की कहानी अगले क्लास में करेंगे। तो सॉलिड स्टेट को हमने 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसका नोट्स बना लेना, जो मेन टॉपिक है जहाँ पर हमने सर्किल करें कलर से, देख रहे होंगे पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, दोनों पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन याद हो गया तो पैकिंग इफिशियंसी याद हो जाएगा, या पैकिंग इफिशियंसी याद होगा तो पॉइंट में लिख देना। तो ये यहाँ से बस, अगर डेरिवेशन चाहिए तो बाद में बता देना, हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन सीयूटी में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये सब पॉइंट, जेड की वैल्यू क्या होगा, ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये सब आप हमेशा लिख लेना नोट्स में शॉर्टकट करके, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज इतना रहते, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।